गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं हिमांशु कुमार फिर एक बार आपके साथ कॉमन पेपर के सेट नंबर 56 के डिस्कशन को लेकर प्रेजेंट हूँ। लेकर के हम लोग डिस्कशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हिस्ट्री का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ध्यान रखने वाली बात यह है कि लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि 1798 के आसपास इसको प्रोड्यूस किया गया था। इस सहायक संधि के अगर उद्देश्य की बात करें तो दो उद्देश्य से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। एक तो ये था कंपनी का कंपनी का शासन भारत में मजबूत करना एक तो पॉइंट ये था। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त करना। फ्रांसीसी प्रभाव को भारतीय रियासत से समाप्त करना। ये दो बातें एक्चुअली दोनों को लेकर सॉरी दोनों को लेकर जो है लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि नाम की एक थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था। इसके तहत सेना को रखना होगा, अंग्रेजी सेना देसी रियासत राज्यों में रहेगी, कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। कुल मिला के कहना यह था कि जो देसी रियासत पहले स्वतंत्र थे वो अब अंग्रेजों के परतंत्र हो जाएंगे, इसके तहत अंग्रेजों के भरोसे रह जाएंगे। ठीक है, ये एक्चुअली में व्यवस्था यहाँ पर की गई। तो हैदराबाद के निजाम की अगर हम बात करें सबसे पहला जो देसी रियासत था वो हैदराबाद का निजाम 1798 इसने ही स्वीकार किया था सहायक संधि को। मैसूर के राजा ने 1799, अवध 1801 के अतिरिक्त अगर हम बात करें बंगाल के नवाब इसमें नहीं थे, ध्यान रखना है सहायक संधि में। और इसके साथ साथ तंजौर, पेशवा, बराड़ के भोसले, सिंधिया आदि ने भी सहायक संधि को स्वीकार किया। सहायक संधि को स्वीकार किया। तो इतने पॉइंट्स थे। करेक्ट आंसर क्या निकल के आया? 1 2 उन्होंने स्वीकार किया था। हैदराबाद के निजाम ने, अवध के नवाब ने, मैसूर के राजा ने, बंगाल के नवाब ने यहाँ स्वीकार नहीं किया था। इन तीन के अतिरिक्त ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे, ठीक है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे पहला वो कौन सा देसी रियासत था लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो हैदराबाद का निजाम होगा करेक्ट आंसर। ये भी आपको ध्यान में रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। गुड मॉर्निंग ऑफ यू। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड मुद्दा देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया? बिना मुकदमा और दोष, पॉपुलर क्वेश्चन है और जानते हैं आप, यह है 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम। करेक्ट आंसर ये है 1919 का रॉलेट एक्ट जो था इसी प्रकार था, है ना? बिना किसी सबूत के केवल संदेह के आधार पर किसी को पकड़ो और जेल में उसको डाल दो, इसीलिए तो काला कानून कहा गया था। काला कानून बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील
का कानून भी इसको कहा गया था, कानून भी इसको कहा गया। ठीक है, अब इस कानून के तहत हुआ क्या था, रॉलेट एक्ट अधिनियम में जब इतनी स्थिति हो गई कि काला कानून है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो कुछ व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। ठीक है, जैसे सत्यपाल एवं किचलू नाम के दो लोकप्रिय नेता थे, पंजाब के लोकप्रिय नेता को गिरफ्तार किया गया था, लोकप्रिय नेता, और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को 1919 को जालियांवाला बाग में एक मीटिंग हो रही थी। जालियांवाला बाग में एक मीटिंग हो रही थी और बाद में वही मीटिंग हत्याकांड में बदल गई। इसको जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। जनरल डायर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड उसी आंदोलन, उसी एक्ट के विरोध के स्वरूप में हुआ था। ठीक, बात को ध्यान में रखेंगे। ये 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम ये एक्चुअली में है, इससे संबंधित ये पॉइंट। ठीक, जनरल डायर इसमें शामिल था। जहां तक बात 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये पहला ऐसा अधिनियम था भारत में जिसने एक संघ का प्रावधान किया था। एक संघ का प्रावधान पहली बार हुआ था। प्रावधान राज्यों को स्वायत्तता देने की बात हुई थी, राज्यों को स्वायत्तता देने की बात हुई थी, याद आप रखेंगे। इसके साथ साथ एक और पॉइंट था कि द्वैध शासन जो था, द्वैध शासन को प्रांत से हटाकर केंद्र में लागू करना, केंद्र में लागू करना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भारत शासन अधिनियम 1935 के थे। वर्ष 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है और इसमें पहली बार मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई। निर्वाचन है, निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पॉइंट को आप याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण। जैसे हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है ए, सेकंड ए। ठीक है, ये जो है करेक्ट आंसर। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। भारत के विभाजन की डिमांड किसकी थी? तो मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग, अब मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन को डिमांड की। कांग्रेस का कहना था कि हम इसको मानेंगे नहीं, किसी कीमत पर विभाजन नहीं होगा अंतिम समय तक। लेकिन आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने अंततः भारत के विभाजन को करवा ही दिया? अंतिम प्रयास जो किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में, 1946 में, वो कैबिनेट मिशन जब असफल हुआ, संविधान सभा के निर्माण के लिए तो सफल हो गया, लेकिन सरकार के निर्माण के तौर तरीके वो सफल हुआ। और उसी को अस्वीकार करने के साथ ही अंतिम जो प्रयास किया गया था, वो अंतिम प्रयास लगभग समाप्त हो गया। ठीक है, और इस अंतिम प्रयास के समाप्त होने का नतीजा ये निकला कि भारत के विभाजन अब निश्चित है, इसको कोई नहीं टाल सकता, कि यहीं से निकल के आता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी निकल के आएगा। कैबिनेट मिशन 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया। ये 3 सदस्य वाली समिति थी। 3 सदस्य में एक थे क्रिप्स, दूसरा पैथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे, और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर।
अलेक्जेंडर। तो ये 3 लोग जो हैं ये इस कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत का संविधान निर्मित हुआ। भारत का संविधान, भारत के संविधान सभा का निर्माण हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, निर्माण हुआ। लेकिन सरकार के गठन के मुद्दे पर, देश की क्या स्थिति हो उसके मुद्दे पर ये कैबिनेट मिशन असफल हो गया, क्योंकि बाद में चल के मुस्लिम लीग ने जो है इस संविधान सभा का भी बहिष्कार कर दिया और कैबिनेट मिशन का भी, ठीक। और उसके बाद जो है भारत का विभाजन मुख्य रूप से निश्चित हो। अब वहां पर क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, इस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे, क्वेश्चन आएगा। पीएम एटली ने घोषणा की थी, ठीक है, कि 1948 से पहले हम भारत को आजाद कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे, ये कहा जा रहा था इस ब्रिटिश पीएम के द्वारा, ठीक। और इसी के प्रयास स्वरूप कई सारे काम हुए, माउंटबेटन प्लान बना, जो भी हुआ, अंत में 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अधिनियम पारित कर दिया, पारित कर दिया। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था वो ब्रिटिश संसद के द्वारा कब पास किया गया था, तो 18 जुलाई 1947 को पास किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान को बांट के, 14 अगस्त की रात में बांट के और फिर उसका विभाजन करके और भारत को आजाद कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये डेट को आप याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे ये आप याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ था ये भी याद रखेंगे। और कैबिनेट मिशन की अस्वीकारोक्ति ही वो अंतिम कारण था जिसने भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी समाप्त कर दिया था, ठीक। राजगोपालचारी फॉर्मूला, क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942। जो काम कैबिनेट मिशन ने किया वो पहले क्रिप्स मिशन ही आया था करने के लिए, लेकिन ये सफल हो गया। राजगोपालचारी फॉर्मूला ये 1944, तो 44 का था राजगोपालचारी फॉर्मूला। हालांकि ये भी एक्सेप्टेबल नहीं था, मुस्लिम लीग ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में, 1875। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। ये नील आंदोलन जो बंगाल में हुआ था उससे संबंधित था और इसको हम 1859 के आसपास रखेंगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। आनंद मठ जो है 1880 के आसपास लिखा गया था, ठीक, 70 या 80 मान के चले हम इसको। अगर उस कंडीशन में हमारा करेक्ट आंसर की सबसे पहले घटना जो हुई दीनबंधु मित्र का लिखा हुआ नील दर्पण, तो करेक्ट आंसर तो यहाँ पे बी निकल के है। 4 का करेक्ट जो आंसर है वो हमारे पास बी, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर हमारे पास बी निकल के आया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी, मुंबई में। मुंबई में, यहां ध्यान रखना है कि 1877 में आर्य समाज, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, का मुख्यालय
मुंबई से हटा के मुख्यालय लाहौर कर दिया गया था। लाहौर कर दिया गया था, ये भी आप याद रखें। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात अगर करें तो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी, हिंदी में लिखी हुई पुस्तक थी। ठीक है, हिंदी। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है, हिंदी एवं स्वदेशी की बात करने वाली यह प्रथम संस्था थी, स्वदेशी। इसीलिए इसने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है, किसी और के लिए नहीं, भारतीयों के लिए। ये कहने वाले यही थे। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए। इसके साथ साथ स्वामी दयानंद सरस्वती की बात अगर करें तो इनकी संस्था के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। जो लोग हिंदू धर्म से किसी और धर्म में चले गए हैं, पुनः उनकी शुद्धि करना और हिंदू धर्म में वापस लाना। गौ रक्षा आंदोलन, ये भी इन्हीं का काम था, इनके द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है। ये सारे जो फंक्शंस हैं, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये भी स्वामी दयानंद का ही था। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। एक पॉइंट कि 1859-60 में नील आंदोलन हुआ था बंगाल में। नील आंदोलन बंगाल में हुआ था और उस नील आंदोलन में जो नील किसानों की दुर्दशा थी, नील किसानों की दुर्दशा, ठीक है, इस दुर्दशा का की व्याख्या नील दर्पण में की गई थी, नील दर्पण में की गई थी। ठीक है। हाँ, एक बात और भी बताता चलूँ आपको, कॉलम लिख देता हूं यहाँ पे, कि एक सन्यासी विद्रोह भी हुआ था। सन्यासी विद्रोह, है ना, ये बंगाल में हुआ था, बंगाल में हुआ था। और इस सन्यासी विद्रोह का जो चित्रण है, चित्रण वो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से ही निकलता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ में मिलता का चित्रण आनंद मठ में किया गया है, या सन्यासी विद्रोह के बारे में ही चर्चा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखेंगे इसको, दोनों लिंक आपस में जुड़े। करेक्ट आंसर 4 का निकल के हमारे पास निकल के आता है बी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, 5 पे चलते। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर हाँ, तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। बोर्ड रक्षा आंदोलन कब हुआ था, इसका कोई फिक्स होता है, ध्यान रखिए इस बात को। जब दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई 75 के बाद, तो एक्टिविटी उनकी पहले भी थी 75 के बाद, तो 75 के बाद उन्होंने कई सारे आंदोलन की बात की थी। ठीक है, सबका डेट फिक्स नहीं मिलता है कि कब हुआ था। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि जब ये अपने पीक पर संस्था थी 1875 के बाद से लेके 80 से 90 के दौरान, तो उस टाइम पर उन्होंने कई सारे आंदोलन की शुरुआत की। उसमें से एक आंदोलन गौ रक्षा आंदोलन, और गौ रक्षा आंदोलन केवल इन्होंने शुरू किया था, शुरुआत इन्होंने की। समय समय पर भारत में अलग अलग संस्थाओं के द्वारा भी ये किया गया है। ठीक है,
कई सारे हिंदूवादी संगठन थे, उन्होंने भी गौ रक्षा के लिए आंदोलन किया। इसी के डेट आंदोलन उसका फिक्स किया जाएगा जो मुख्य रूप से डेट बाय हिस्ट्री में मेंशन होता है। गौ रक्षा आंदोलन कहीं मेंशन कहीं पे नहीं, ध्यान रखिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम भिखाजी कामा को पता है क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। भारतीय क्रांति की मां मैडम भिखाजी कामा को कहा जाता है, यानी पहली लेडीज जिन्होंने क्रांति में हिस्सा लिया वो कौन थी? तो मैडम भिखाजी कामा थी। और इन्होंने क्या किया था? मैडम भिखाजी कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में, ये गलत लिखा हुआ है, पेरिस नहीं, यहाँ क्या होगा? पेरिस के बदले जर्मनी के स्टुअर्ट शहर में, स्टुअर्ट एक शहर है जर्मनी का, स्टुअर्ट में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में फर्स्टली सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। ठीक है, ध्यान रखना है। एक जो राष्ट्रीय ध्वज उस समय स्वीकार किया गया था भारत का, उसको पहली बार अगर विदेशी जमीन पर किसी ने फहराने का काम किया तो वो मैडम कामा थी 1907 में। कहां? जर्मनी में। किस शहर में? स्टुअर्ट में। पहला लाइन गलत है, पेरिस लिखा हुआ है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, ये बात सही है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी बात सही है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो 2 और 3 सही है, यानी बी करेक्ट आंसर होगा। और फर्स्ट सही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सही मैंने कर दिया है, ये गलत लिखा हुआ था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया जर्मनी के स्टुअर्ट। ठीक, ये पॉइंट यहाँ पे है, बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर 2 तथा 3 हुआ। अब एक बात को समझना है, क्या बात समझना है जरा देखिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो क्रांतिकारी घटना थी, कि अगर हम चर्चा कर लें क्रांतिकारी घटना की, उसमें से एक तो ये आ ही गया मैडम कामा का जर्मनी में झंडा फहराना। दूसरा अगर आप देखें तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की लाला हरदयाल के द्वारा स्थापना और उसका प्रचार प्रसार, ये भी एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, गदर की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। कहाँ की थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। ये भी 1913 के आसपास किया गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ही था ये। ठीक, तीसरे पे आते हैं। तीसरा घटना में 1915 की बता रहा हूं आपको, अप्रोक्सीमेटली लगभग यही लिखा मिलता है 15। इसमें क्या हुआ था कि महेंद्र प्रताप एक राष्ट्रवादी नेता थे, महेंद्र प्रताप। ठीक है, जमींदार भी बहुत बड़े थे। महेंद्र प्रताप ने पहली बार भारत के स्वतंत्र अस्थाई सरकार की स्थापना काबुल में की थी। काबुल में की थी, जिसमें प्रधानमंत्री, इसमें पीएम बरकतुल्ला को बनाया गया। को बनाया गया। ठीक है, ये पॉइंट। कुल मिला के 2-3 घटना आप याद रखेंगे जो कि हुआ था उसमें। तो प्रथम जो विश्व युद्ध था 1914 से 1919 के दौरान, उस थोड़ा सा इधर उधर की सारी घटनाएं क्रांतिकारी की। तो 5 का करेक्ट आंसर हमारे पास निकला बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? ये कह रहा है सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित पड़ती, सरकारी नौकरी से कोई लेना देना था ही नहीं, यही आंसर हो गया। एक प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थान का आरक्षण तो था।
केंद्रीय विधान मंडलों में दलित वर्ग के स्थान का आरक्षण ये भी किया गया था। बेसिकली ये 28 है। तो ऑप्शन जो है 6 का करेक्ट आंसर आपके पास ए निकला। यहां ध्यान रखना है कि 16 अगस्त 1932 को, ठीक है, कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की इसके द्वारा की गई थी, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। रैमजे मैकडोनाल्ड समय का क्या था, वो ब्रिटिश पीएम, ठीक है, उसके द्वारा की गई थी। इसमें क्या हुआ था कि दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान सभाओं में सीटों की संख्या आरक्षित कर दी गई है ना। ये सबसे बड़ा मुश्किल कि जो दलित कभी हिंदू थे, मुस्लिमों को दे दिया, सिख को दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया, यूरोपियन को दे दिया, इन सबको तो अलग अलग सांप्रदायिक क्षेत्र में बांट दिया था अंग्रेजों ने। अब बच गए थे दलितों को भी कहा कि नहीं, हिंदू के हिस्से नहीं है, इनको भी अलग करो और इनको भी केंद्रीय प्रांतीय विधानसभा में सीट मिलना चाहिए। तो ये था कम्युनल अवार्ड। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने, ठीक है, वहां विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट 1932 हुआ, जिसके तहत पहली वाली व्यवस्था को रद्द कर दिया गया, ठीक है, कि दलित को हिंदू से अलग नहीं माना जाएगा। इसके तहत दलित हिंदू से अलग नहीं होंगे तथा सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। इसमें प्रांतीय विधानसभा, ध्यान रखना है, जो पूना पैक्ट हुआ था, इस पूना पैक्ट के तहत प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने 71 स्थान किए थे, 71 स्थान आरक्षित किए थे, उसको पूना पैक्ट के तहत बढ़ा के 147 कर दिया गया। कितने सीट रिजर्व रहेंगे, ठीक है, आरक्षण के तहत रहेगा ये, इसके लिए दलित वर्ग के लिए प्रांतीय विधानमंडल में। और केंद्रीय विधानमंडल में क्या हुआ था, ये भी इसमें था शामिल। केंद्रीय विधानमंडल में जितनी सुरक्षित सीट दलित वर्ग के लिए थी, में सुरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 18% कर दी गई थी। 18% कर दी गई थी। दोनों बातों में कंफ्यूज नहीं करना है। दो निर्णय लिए गए थे, प्रांतीय विधानमंडल को लेकर, केंद्रीय विधानमंडल को लेकर। केंद्रीय विधानमंडल का यह निर्णय था, जो संख्या होगी सीटों की सुरक्षित, उसमें 18% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी, और जो प्रांतीय विधानमंडल होंगे उसमें सीटों की संख्या जो पहले 71 दलितों के लिए आरक्षित की गई थी, 71, उसको बढ़ा के 147 कर दिया जाएगा। ये पूना पैक्ट, ठीक है।
करेक्ट आंसर इसमें से क्या निकला कि कौन सा सही नहीं था, सरकारी नौकरी से कोई लेना देना, वहां पे कोई चर्चा ही नहीं इसकी थी उसमें। ठीक, तो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर 6 का होगा, 6 का करेक्ट। बाबू क्वेश्चन है आपका 109 में सर कर्जन की हत्या के बारे में बताइए। देखिए सत्यम जी, पहली बात ये कि ये क्लास एक्चुअली क्या होता है कि क्वेश्चन की डिस्कशन का क्लास होता है, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है कि जो संदर्भ क्वेश्चन का पूछा जा रहा है उसी के इर्द गिर्द हमें रहना पड़ता है, क्योंकि उससे अगर हम भटक गए विषय से तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक। इसलिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ही हम डिस्कस करते हुए उसी के इर्द गिर्द आसपास और जो भी क्वेश्चन बन पाता है उसको हम लोग ले पाते हैं। 1909 में कर्जन की हत्या हुई, कर्जन का कोई चर्चा यहाँ पे नहीं था, इसलिए उसकी हत्या के बारे में इस क्लास में आपको नहीं बता सकते। में कॉन्टेस्ट को देखा जाता है, और जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, आप अगर इस टेस्ट में बने रहेंगे, डिस्कशन में बने रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आपके सामने आते चले जाएंगे कि कभी न कभी आपका वो क्वेश्चन का डाउट जरूर क्लियर, ठीक है, क्या होता है। और प्रत्येक क्वेश्चन में आपके सभी डाउट क्लियर हो ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि अन्य जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो छूट जाता है और वही एग्जाम में फिर नुकसान कर जाता है। तो अपने तरीके से आप उस क्वेश्चन को करने दें, क्योंकि मैं भी बड़ा हार्डवर्क करके और मेहनत करके आता हूँ कि कौन सा एग्जाम में पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, पूछने की संभावना है, उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन के आंसर को तय करता हूँ, ठीक ना। तो इसलिए कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें देखा क्या गया है कि मैं उसका आंसर बता के निकल जाता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि उस क्वेश्चन पे टाइम देने का कोई लाभ नहीं है, मुझे आइडिया है इस बात का, 15-16 साल से पढ़ाते हुए इतनी बातों की जानकारी हमारे पास भी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम पे भी विश्वास आप करें, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके बारे में भी बताया जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है टेस्ट में, उसके कॉन्टेस्ट में अगर हम लोग रहते हैं तो कहीं ज़्यादा टाइम का मैनेजमेंट कर पाएंगे। और एग्जाम जो हम लोग ये तैयारी करते हैं और करवाते हैं, सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है। अगर टाइम का मैनेजमेंट सही से किया जाए तो सफलता तक बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, केवल नॉलेज के लिए आप पढ़ाई करते हैं, तो मुझे नहीं लगता उससे सीख सकते। लेकिन नॉलेज गलत चीज़ नहीं है, वो लेना चाहिए। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आएगा, आप पूछेंगे भी, अच्छी चीज़ भी है, ठीक है। लेकिन ये क्लास नहीं है, एक्चुअली में डिस्कशन है, थोड़ा सा ये अलग रहेगा, ये आप प्लीज मानिए इस बात। हाँ, स्क्रीन शॉट लेने दीजिए, ठीक है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट करते जाइए, इतराज नहीं है, थोड़ा सा फास्ट कर, ठीक है, ठीक ठीक, ओके। तो इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस 6 का जो है आंसर मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ए करेक्ट आंसर है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। चलिए, भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण क्या थे। अब यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें बहुत कुछ मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे भारतीय दस्तकारी उद्योग कैसे पतन हुआ, तो इसमें से क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही आंसर तक पहुंच जाएंगे। अंग्रेजों द्वारा जो भारतीय बुनकर के तैयार माल थे उसको कम से कम मूल्य पर लिया गया, बिल्कुल बात सही है। भारतीय बुनकर के द्वारा तैयार माल हुआ करता था, उसकी कीमत अंग्रेज बहुत ही कम लेते थे, बहुत ही कम देते थे, कुछ नहीं देते थे। जो भारत से उत्पन्न होने वाला कच्चा माल हुआ करता था, जिससे बनेगा वो सामान, उस पर पूरी तरह से अंग्रेजों का नियंत्रण था। कच्चे माल की कीमत का नियंत्रण, कितना कीमत होना चाहिए कच्चे माल का, कहां से वो आएगा, कौन कितना उपजाएगा, इस सारा का सारा अंग्रेजों के कंट्रोल में था। तो वो सारे कंट्रोल किया करते थे, ये भी पॉइंट सही है। और इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर लगता था, यानी इंपोर्ट टैक्स लगता था। भारत से जो वस्तु इंग्लैंड बिकने के लिए जा रही है वो इंग्लैंड में जाएगी तो, लेकिन इंग्लैंड में जाते जाते उसकी कीमत इतनी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि सरकार वहां पे काफी टैक्स लगा देती थी। तो ये सभी वो कारण थे जिसने भारतीय दस्तकारी उद्योग को चौपट कर दिया। अब जब सामान वहां बिकेगा ही नहीं, बहुत अधिक महंगा हो गया है, तो सामान की डिमांड कैसे होगी, डिमांड नहीं होगी तो लोग बनाएंगे नहीं, बनाएंगे नहीं तो फिर वो जो उद्योग में काम करने वाले लोग हैं वो किसी और क्षेत्र में चले जाएंगे, क्योंकि उनका पेट ही नहीं भरेगा इससे, है ना।
ये सारा का सारा लिंक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो करेक्ट आंसर 7 का आएगा डी, इसमें से एक से अधिक। करेक्ट आंसर है डी, इसमें से एक से अधिक, बस सही आंसर है, तब इसमें कुछ करना नहीं है, डी। ठीक है, ओके, आइए चलते हैं। ब्रह्मा समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? ब्रह्मा समाज, तो देखिए, ब्रह्मा समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई, ठीक है, 1828 में। राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रथम कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी? प्रथम संस्था की स्थापना की गई 1815 में, क्या? आत्मीय सभा की, ये भी याद रखेंगे, आत्मीय सभा की स्थापना की गई, ठीक है। फिर उन्होंने की ब्रह्मा समाज की। ब्रह्मा समाज जो है क्या क्या कहता है ये? अगर हम ब्रह्मा समाज के सिद्धांत को देखें, ब्रह्मा समाज का सिद्धांत, इस सिद्धांत 3 चीजों को लेकर चलता है। एक कहता है कि मानव जीवन को तर्क के आधार पर जीना चाहिए, मानव जीवन को तर्क के आधार पर जीना चाहिए, तर्क के आधार पर जीना है, ये है तर्क। तर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला। दूसरा, वेद को महत्वपूर्ण माना गया, हालांकि इसमें कुछ त्रुटि अगर है उसमें सुधार होना चाहिए। और तीसरा, उपनिषद, उपनिषद पर बड़ा जोर दिया गया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और उपनिषद एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको फॉलो किया जाना चाहिए, इसका अनुसरण होना चाहिए। तो ब्रह्मा समाज का सिद्धांत जो है ये 3 बेसिक पिलार पर टिका हुआ रहता है, ठीक है। मूर्ति पूजा का इसने विरोध किया था, कुल बात सही है, सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, ये भी बात सही है। तो इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, गलत। इसने ऐसा कोई प्रचार नहीं किया कि वेद त्रुटि, ने कहा कि वेद में त्रुटि हो सकती है और जो गलतियां वेद में होंगी उनको सुधारा जाना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन से सही उत्तर चुनिए? सही क्या है? सही 2 है, 1 और 2, यानी करेक्ट आंसर यहाँ क्या निकला? बी, 1 और 2, ठीक है। राजा राम मोहन राय जो थे, इनको मैं पहले भी लिखवा चुका हूं कि राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात अगर हम देखें तो ये कि इनकी समाधि जो है, इनकी समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ये अकबर द्वितीय के पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड गए थे, वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, ठीक है। ये तो एक पॉइंट तो ये हो गया इनकी समाधि। और इसके साथ साथ अगर देखें तो इन्होंने सती प्रथा के विरोध में कार्य किया था। सती प्रथा के विरोध में विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर 1829 में इन्होंने काम किया। 1829 में किसके साथ? विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर, विलियम बेंटिंक, ठीक है, के साथ मिलकर इन्होंने काम किया था। मिरातुल अखबार इनकी एक फेमस थी, मिरातुल अखबार इन्होंने निकाला था। इसके साथ साथ संवाद कौमुदी नाम की पुस्तक भी लिखी थी, संवाद कौमुदी नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी, नामक पुस्तक। तो कुल मिला के इतने सारे कंडीशंस हैं, इसको आपको याद, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स। तो 8 का करेक्ट आंसर हमारे पास बी निकला, 8 का करेक्ट आंसर है बी। ओके, करेक्ट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या होता है? इक्विनॉक्स, देखिए, इक्विनॉक्स का एक्चुअल मीनिंग ये होता है, इसको ऐसे समझिए, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत यानी परपेंडिकुलर लंबवत हो तो दिन एवं रात की लंबाई बराबर होगी, यह स्थिति इक्विनॉक्स कहलाती है। ठीक, सिंपल बात यह है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पर जब परपेंडिकुलर होगा, उसकी लाइट गिरेगी तो दिन और रात बिल्कुल बराबर होंगे। अब यहां देखिए 21 मार्च
2 डेट और 23 सितंबर, अगर हम इन दोनों डेट को देखें तो इस दोनों डेट में क्या होता है, भूमध्य रेखा पर लंबवत होती है सन की लाइट। तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स की स्थिति आती है। ठीक है, एक जो है 21 मार्च को, इसको हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, इसको ऑटम इक्विनॉक्स, ऑटम नॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो होता है 21 मार्च से 23 सितंबर, आप लोगों को पढ़ते ही सब। ठीक है, कि 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक सन जो है उत्तरी गोलार्ध में रहता है, वहां पे दिन बड़े रात छोटे। 21 मार्च को दोनों बराबर हो गए, उसके बाद दिन बड़ा होगा, रात छोटी होती जाएगी, गर्मी का दिन ऐसा ही होता है। फिर 23 सितंबर के बाद दक्षिणी गोलार्ध में सन आता है, दक्षिणी गोलार्ध में जब आता है तो फिर हर दिन बड़ी रात छोटे होने लगती है। ये रोटेशन सालों भर चलता रहता है। तो 2 दिन आप याद रखेंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर वो दिन होता है तो इक्विनॉक्स का दिन है, जब भूमध्य रेखा पर सन की लाइट परपेंडिकुलर आएगी, और परपेंडिकुलर जब आएगी तो वहां पे दिन और रात की लंबाई बराबर होगी। 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स, 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, का करेक्ट आंसर क्या निकल के आया, दिन और रात समान अवधि के होंगे, ये कहलाएगा ए। करेक्ट आंसर 9 का आ गया ए, 9 का करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है, इसको ट्रेड विंड कहते हैं। एक बात मैं बता दूं आपको कि एक शब्द यूज होता है प्रचलित पवन, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर कुछ जो हवाएं होती है वो लगातार चलती रहती है। ठीक है, लगातार चलने वाली हवाएं, कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट उनका होता है। ये प्रचलित पवनें 3 तरह की तो कम से कम होती है। इसमें से एक को हम ट्रेड विंड कहते हैं, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन। एक को कहते हैं वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज पछुआ पवन इसको कहा जाता है, पछुआ पवन। एक को कहते हैं पोलर विंड, पोलर विंड, इसको ध्रुवीय पवन कहा जाता है, ध्रुवीय पवन। ध्यान दीजिएगा, ये 3 प्रकार के जो हवाएं होती है ये हमेशा पूरी साल भर पृथ्वी पर बहते रहे। प्रचलित पवन वर्ष भर या साल भर, साल भर चलने वाली पवनें होती, चलने वाली पवनें। ठीक, अब ट्रेड विंड की बात अगर हम करते हैं, ये तो ये 5 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ, है ना, के बीच जो हवा चलेगी ये आपका ट्रेड विंड के नाम से जानी जाएगी, ट्रेड विंड के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये क्या होता है, ये उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के निकट टकराकर संवहनीय वर्षा करवाती है, संवहनीय वर्षा करवाती है। ये बात आपको याद रखना। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि विषुवत रेखा पर जो संवहनीय वर्षा होती है वो किन हवाओं के कारण से होती है। सीधा अगर लिखा हुआ है व्यापारिक हवा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब व्यापारिक हवा के भी डिवाइड कर दिए, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी, तो दोनों हवाएं आपस में टकरा जाती है और टकराने से ये संवहनीय वर्षा होती है। मैं डायग्राम से थोड़ा सा बता दूंगा इसको। वेस्टर्ली जो पछुआ पवन होती है ये 35 से 65 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ अक्षांश के मध्य चलती है, के मध्य मध्य चलती है, ये पछुआ पवन होती है। और 65 से फिर ऊपर की जो हवा होती है वो आपकी क्या होती है, पोलर हवा होती है, काफी ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा होती है, जो
तापमान को 0 डिग्री से नीचे लेकर चली जाती है। ठीक है, ये अगर हम अर्थ लेते हैं, ये इक्वेटर आपका हो गया 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप मान के चलो कि ये 5 डिग्री आपके साथ है और ये भी 5 डिग्री है। नॉर्थ है, ये साउथ हो गया। ठीक है, 5 से लेके ये 30 डिग्री तक, 30 नॉर्थ और यहाँ पे 30 डिग्री साउथ। ठीक, 5 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ। तो हवा जो होती है ऐसे चलती है, इस तरह से नीचे की तरफ आती है और मुड़ती है ऐसे। ठीक, ऐसे नीचे की तरफ आके मुड़ जाती है। यहाँ की हवा ऐसे चलती है, ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, बात आई समझ में? ये उत्तरी पूर्वी हवा कहलाएगी व्यापारिक हवा, ये दक्षिण पश्चिमी कहलाएगी, दक्षिणी पूर्वी कहलाएगी व्यापारिक हवा। उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी दोनों टकरा गई, यहाँ पे टकराने के बाद विषुवत रेखा के पास संवहनीय और घोर वर्षा करवाती। ठीक, तो व्यापारिक पवन का डायरेक्शन ये होता है, ऐसे और ऐसे। अब 30 से लेके 65 की बात अगर हम करें, 65 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पे फिर करें हम 65 डिग्री साउथ, है ना? तो यहाँ जो हवा चलती है अब, ठीक है, ये इस तरह से, ये ऊपर वाली हवा है। तो वो ऊपर से नीचे आ रही थी, नीचे से ऊपर चलेगी। ये सब प्रेशर के कारण से होता है। प्रेशर डिफरेंस कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है। हमेशा हवा अधिक दाब से कम दाब की ओर, ठीक है, और ये हवा यहाँ चलती है। ठीक, अब ये हवा क्या होती है कि जब ये चल रही होती है, ठीक, तो ये पछुआ हवा हमेशा पश्चिम की डायरेक्शन में ही अर्थ के रोटेशन के कारण से मुड़ के चलती है। इनका डायरेक्शन हमेशा इधर ऊपर या इधर नीचे होता है। और नॉर्थ और साउथ यहाँ पे पोलर है, ये पोल की कंडीशन। तो यहाँ पे वेस्टर्ली जो होती है 35 से 65 के बीच डेवलप होती है। ठीक है, ये ट्रेड विंड जो होती है उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन है दो, और पोलर विंड है। ये सारे प्रचलित पवनें होती है। व्यापारिक हवाएं किन अक्षांश से किन अक्षांश की ओर बही? तो व्यापारिक हवा जो है वो विषुवत रेखा की ओर बहती है। विषुवत रेखा से नहीं जाती, उष्ण कटिबंध से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर नहीं जाती, अश्व अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर जाती। हाँ, 30 डिग्री को आप हॉर्स लैंगिट्यूड भी कहते हैं, अश्व अक्षांश भी इसको कहते हैं, अश्व अक्षांश। जब व्यापारी लोग यहाँ पे पहुंचते थे ना, उन्हें अपने वो घोड़े को लेके जाते थे, व्यापार करते थे, तो बड़ी दिक्कत होती थी, तो घोड़े को फेंकते थे समुद्र में। इसी को अश्व अक्षांश कहते हैं। तो अश्व अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर, ठीक है, ये हवा चलती है, इसी को हम कहते हैं ट्रेड। करेक्ट आंसर सी निकला। करेक्ट आंसर 10 का है सी। 10 का जो करेक्ट है वो आंसर है सी। ठीक, क्वेश्चन पे आइए। क्या उष्ण मानसूनी प्रदेश का विस्तार कितना होता है? अभी वही पॉइंट था, उष्ण 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री अक्षांश के मध्य जो होता है ये उष्ण मानसूनी प्रदेश होता है। ठीक है, पीछे का जो डायग्राम है इसको देख लो, इसमें से समझ में आ जाएगा कि 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक का है ना, ये यही एक्चुअली में उष्ण मानसून वाला हिस्सा होता है। उष्ण मानसून का हिस्सा यही होता है। ठीक, ये दोनों, इसलिए करेक्ट आंसर इसमें निकला दोनों गोलार्धों में 5 से 30। करेक्ट आंसर निकला सी। 11 का करेक्ट आंसर है सी। दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश मध्य का जो क्षेत्र है, इसी को उष्ण मानसूनी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री तट की लंबाई 6100 है। ये भी बात सही। देखिए, यहाँ दो बातें हैं। भारत का मुख्य स्थल खंड जो है वो आपका लद्दाख से लेके और कन्याकुमारी तक है, तो वो तो उसकी समुद्री तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। लेकिन उसमें अगर द्वीप को भी ऐसा लिखा होगा, ऐसा भी हो सकता है कि भारत के कुल समुद्री तट की लंबाई। तो कुल समुद्री तट में क्या क्या आएगा? कुल समुद्री तट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा, लक्षद्वीप भी शामिल हो जाएगा, ये सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, पर इसमें भारत का मुक्त है तो लगभग 7500 किलोमीटर के आसपास बैठ जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें यहाँ ध्यान ये भी रखना है कि गुजरात के तटीय लंबाई सबसे अधिक है।
गुजरात की तटीय लंबाई सबसे अधिक है क्योंकि यहाँ पे क्रीक बहुत है, अधिक है। क्वेश्चन पूछ देगा कि क्यों ऐसा है, तो क्रीक बीच बीच में ऐसे ऐसे घुमावदार टाइप की जमीन है, सब तो तट ही बन जाएगा ना, ठीक है। इस तरह से होता है क्रीक, मतलब ऐसे लंबा लंबा ऐसे ऐसे, फिर ऐसे खुला हुआ, फिर ऐसे, ये सभी तो तट हो गया ना। यहाँ समुद्र है पूरा का पूरा, ये समुद्री है, इस तरह से क्रीक बना हुआ है। तो गुजरात की तटीय लंबाई सबसे अधिक है क्योंकि क्रीक अधिक पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो स्थलीय ठीक हो गया 15,200। 6100, भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6,4, 6,4 नहीं बल्कि 8,4 है। 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक है। सही है, ये वाला सही है विस्तार, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार जो हमारा है वो 8,4 से 37,6 है, जबकि ये 6,4 लिख रहा है, तो ये वाला गलत हो गया। इसका मतलब ये हुआ कौन सा असत्य है, तो करेक्ट आंसर सी है, सी असत्य है, ठीक है। सी असत्य है यानी ये सही आंसर है, बाद बाकी दोनों पॉइंट सही है, ठीक है। समुद्री तट की लंबाई लगभग 7500 है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे। 12 का करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है क्या, 12 का करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है सी। सी जो है वो 12 का करेक्ट आंसर है। 8484 बिल्कुल ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 13। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है, याद रखिए, पारसनाथ की चोटी है, ठीक है। पंचमढ़ी कहाँ है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। और ये पंचमढ़ी और भी क्या है, पंचमढ़ी क्या है, ये पंचमढ़ी ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित हुआ है, बायोस्फीयर रिजर्व है ये, रिजर्व, ठीक है, घोषित किया गया है, एमपी में ही बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। धूपगढ़ जो है, धूपगढ़ ये आप अगर माउंट आबू, माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, माउंट आबू में है कि सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, या फिर आप कह सकते हैं ये अरावली का हिस्सा है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है, धूपगढ़ है, ठीक है, अरावली की, ठीक। अरावली क्या है, ये भारत का सबसे ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन है, माउंटेन मतलब सबसे पुराना, सबसे पुराना वलित पर्वत, वलित पर्वत, ठीक है, कौन सा है, तो वो है अरावली, ठीक, अरावली। हिमालय के बारे में क्या होता है, हिमालय के बारे में इसको कहते हैं न्यू फोल्डेड, न्यू फोल्डेड माउंटेन के नाम से इसको जाना जाता है। नवीन वलित पर्वत का उदाहरण कौन होगा, नवीन वलित पर्वत तो हिमालय, ठीक है, और ओल्ड फोल्डेड माउंटेन में कौन सा आ जाएगा, अरावली, तो उसकी चोटी है धूपगढ़, ठीक। 13 का करेक्ट आंसर आपके पास सी, सी, ठीक, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से तो बहेगी ही बहेगी, तेलंगाना के आंध्र प्रदेश से, ठीक, महाराष्ट्र ओडिशा, ओडिशा है नहीं तो कट, वहाँ कर्नाटक है नहीं कट, ठीक, ये आ गया करेक्ट आंसर। गोदावरी नदी देखिए, गोदावरी प्रायद्वीपीय नदी है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, पहली बात तो ये सबसे लंबी नदी है, ठीक है। कुल लंबाई अगर देखें इसकी लगभग 1450 किलोमीटर, ठीक है। अधिक लंबी होने से इसको दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है, निकलती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में
अपना जल विसर्जन करती है, विसर्जन करती है। अंतिम पॉइंट लिखने का मेरा उद्देश्य ये था, कभी कभी क्वेश्चन आता है कौन सी नदी किस तरफ बहती है। निकलती महाराष्ट्र से है, बह जाती बंगाल की खाड़ी में है, यानी पश्चिम से पूर्व बहती है। क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, इसकी ये दिशा है, बहती है। ठीक है, इतने पॉइंट। तो यहाँ पर गोदावरी नदी कहाँ से होकर बही? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, प्रदेश और मध्य प्रदेश का भी थोड़ा सा इलाका इसमें जाएगा। मध्य प्रदेश लिखा नहीं है, एमपी में भी थोड़ा सा आएगा। ठीक है, 14 का तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए आया। इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे गोदावरी से। ठीक, गोदावरी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। जलोढ़ मृदा की प्रकृति बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक भिन्न भिन्न होती है, इसमें समान्यता। जलोढ़ मिट्टी जो है एल्यूवल सॉइल जिसको हम कहते हैं, एल्यूवल सॉइल भी इसको कहते हैं, एल्यूवल सॉइल। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है नवीन जलोढ़, एक होती है पुरानी जलोढ़। नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं, इसको बांगर कहते हैं, बांगर। बाढ़ का पानी खड़बड़ आता है, मिट्टी नई लेयर आती है, इसलिए उपजाऊ ज्यादा होती है। बाढ़ का पानी नहीं आता है, नहीं आता है। ठीक है, तो ये उपजाऊ कम होती है, उपजाऊ कम होती है, और ये जो है उपजाऊ अधिक होती है, उपजाऊ अधिक होती है। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है, भारत के कुल क्षेत्रफल का, जो खेती वाला क्षेत्रफल है उसका मैं कह रहा हूं, कुल खेती के क्षेत्रफल में लिख देता हूं, खेती क्षेत्रफल का 43% जलोढ़ मिट्टी, ध्यान रखेंगे जलोढ़ मृदा। सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। 43% भाग पर यही है, इसके बाद काली, लाल, पीली जो भी आती हो आती हो। ठीक है, ठीक, जलोढ़ मिट्टी होती है। अब जरा क्वेश्चन पे आइए, इसमें क्या सामान्यता होता है? इसमें पोटास कम, फास्फोरस प्रचुर, गलत है। पोटास भी होता है प्रचुर, पोटास और फास्फोरस दोनों ही कम, ये भी गलत है। पोटास और फास्फोरस दोनों ही प्रचुर, बिल्कुल। पोटास, फास्फोरस, चूना, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? नाइट्रोजन एंड ह्यूमस की इस मिट्टी में कमी होती है, इस मिट्टी में कमी होती। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात, इस मिट्टी में कमी होती। नदियों के द्वारा जो बाढ़ आता है उसमें से जो मिट्टी का ऊपरी लेयर होता है वो एक्चुअली में जलोढ़ मिट्टी के रूप में होता है। चमकीली मिट्टी भी इसको कहा जाता है, सोने जैसा चमकता भी है ये। ठीक है, उपजाऊ अधिक ये मिट्टी होती है। कुल भारत के क्षेत्रफल के 43% पर इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, और इसमें विभिन्न प्रकार के फसल उपजाए जाते हैं। नाइट्रोजन ह्यूमस की इसमें कमी होती है, तो इसलिए नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग करके और तब जो है फसल को उपजाया जाता है। पोटास और फास्फोरस, चूना, इसकी अधिकता इसमें पाई जाती है। 15 का करेक्ट आंसर सी, करेक्ट आंसर 15 का सी। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। पारिस्थिति में नीके का से क्या होता है? इन इकोलॉजी नीक मीन्स, ठीक है, नीक का मतलब होता है कोई भी एक कम्युनिटी की बात कर लिया जाए। ठीक है, एक कम्युनिटी, उस कम्युनिटी में कोई भी जीव कहां भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसी को हम निक के नाम से जानते हैं। ठीक, किसी भी कम्युनिटी में जीवों की जो सिचुएशन है इसी को निक कहा जाता है। यहाँ पे जीव की आरंभिक अवस्था गलत है, जीव की मध्य अवस्था ये भी गलत है। समुदाय या पाड़ी तंत्र में जीव का अपना स्थान, हाँ, द ऑर्गेनिज्म वन प्लेस इन अ कम्युनिटी और इकोसिस्टम दैट इज कॉल्ड निक, इसी को कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी।
समुदाय या पाड़ी तंत्र में जीव का जो अपना स्थान होता है इसी को अच्छा यहाँ पर जो आप इकोसिस्टम या ये जो कम्युनिटी की बात हो रही है, ठीक है, इसमें से आप देखेंगे 3 चीजें होती है, इससे ही मिलकर हमारा ये पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, इकोसिस्टम बनता है। जैसे एक तरफ आप देखो लैंड, ये हो गया जमीन, ये हो गया आपका वाटर वाला हिस्सा, और ये जो हो गया ये हो गया एयर वाला, ठीक है, एयर वाला हिस्सा। अब तीनों जिसमें मिल रहा हो, इसमें लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है, में जो जीव रहेंगे वो जीव किस प्रकार से एग्जिस्ट करेंगे, ठीक, जीवों की जो यहाँ पे अधिकता पाई जाएगी या जीवों का एग्जिस्टेंस होगा, इसी को हम निक के नाम से बेसिकली जानेंगे। यहाँ पे कि मिट्टी, पानी, हवा का उपयोग करके जीव जीवित रहते हैं, किस प्रकार से अपना स्थान बनाते हैं, ये निक के नाम से जाना जाता है। तो समुदाय या पाड़ी तंत्र में जीव का अपना क्या स्थान है, इसी को निक। करेक्ट आंसर 16 का आपके पास निकल के आया सी। सी जो है 16 का करेक्ट आंसर है। नंबर 17 की तरफ आइए। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन फॉर द अब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द मून? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? पृथ्वी पर वायुमंडल होने का क्या कारण है? क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, देखो, प्रत्येक ग्रह का पलायन वेग होता है, पलायन वेग होता है, ठीक, पहली पॉइंट याद रख। जैसे पृथ्वी का कितना है पलायन वेग? 11.2 पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि अगर ये पृथ्वी की सतह है, इससे किसी चीज को हमें फेंकना है और ऐसा फेंकना है कि पृथ्वी पर ना जाए, तो हमें कम से कम देना पड़ेगा इतनी स्पीड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब मान लो जो हवा यहाँ पे होती है वायुमंडल की, सारी हवाएं, वो अगर इतनी स्पीड से चलने लग जाए, उसके सारे कण, तो कभी पृथ्वी पर वो नहीं रहेगी, सब की सब उड़ के बाहर चली जाएगी। तो कभी पृथ्वी पर वायुमंडल रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, ठीक है। लेकिन पृथ्वी का पलायन वेग बहुत ज्यादा होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जबकि पृथ्वी पर जो हवा चलती है, पृथ्वी पर हवा वो 2.4 से 2.8 किलोमीटर पर सेकेंड से अधिक नहीं चल सकती, यही मैक्सिमम चलेगी। इसकी तुलना में बहुत कम है ये, इसीलिए हवा यहाँ चलती तो है लेकिन पलायन नहीं करती है। अब जरा चंद्रमा की तरफ देखें। चंद्रमा का पलायन वेग, चंद्रमा का पलायन वेग होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, इतना होता है। जबकि हवा की स्पीड 2.4 से हमेशा अधिक ही रहेगी या उसके बराबर हो जाएगी। तो मैक्सिमम हवा की स्पीड जो है 2.4 या उससे अधिक हो जाती है, चंद्रमा पर कभी वो टिकेगी नहीं, इसी पर चंद्रमा कह दिया जाए है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी भी चीज की स्पीड अगर 2.4 से ज्यादा हो जाएगी तो चंद्रमा को छोड़ देगी। हवा की स्पीड तो उतनी होती है, इसीलिए चंद्रमा पर पलायन वेग नहीं पाया जाता, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, क्योंकि चंद्रमा का पलायन वेग बहुत ही कम होता है। पृथ्वी का पलायन वेग बहुत ज्यादा है हवा की स्पीड से, इसलिए वहां पर जो एयर है वो एग्जिस्ट कर जाती है और यहाँ वायुमंडल हो जाता है, ठीक है। तो इस पे करेक्ट आंसर जो निकला, क्या निकला, इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल से कम है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल ऑन इट इज लेस देन द स्क्वायर्ड मीन रूट वेलोसिटी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी गैस जो है मॉलिक्यूल वो कम है, जहां कम होगा वहां पे जो है वायुमंडल नहीं होगा। करेक्ट आंसर 7 का ए, करेक्ट आंसर का ए, ठीक है। दोनों पॉइंट याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन ये कि पलायन वेग किस एक पर निर्भर नहीं करता है, किस एक पर निर्भर नहीं करता है, ये क्वेश्चन है। फॉर्मूला पता क्या होता है? फॉर्मूला होता है GM/R स्क्वायर। जो पलायन वेग है कि इसका होता है 2GR
आर और जी पर निर्भर करता है, नहीं करता है। आंसर में क्या आ जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर पलायन वेग निर्भर नहीं करता है, पलायन वेग पर नहीं करता है, ये ध्यान देंगे, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, किस पर, वस्तु के द्रव्यमान पर पलायन वेग कभी भी निर्भर नहीं करेगा। कोई वस्तु छोटी है बड़ी है कितने फेंकने हैं उससे मतलब नहीं है। ठीक है, उसके लिए स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड चाहिए होगी। ठीक, करेक्ट आंसर आपके पास निकला 17 का ए। 18 पे आओ। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन, रिफ्लेक्शन। हम लोग रिफ्लेक्शन के केस में क्या जानते हैं, अगर ये बर्तन है, ठीक है, ये बर्तन है, ठीक, और इस बर्तन में मान के चले कि एक पत्थर का टुकड़ा यहाँ पे है, ठीक। अब एक आदमी अगर बाहर से, है ना, इस तरह से खड़ा होके और इसको देखना चाहता है, तो पानी जब यहाँ तक भरा रहेगा तो लाइट जब इससे निकलेगी जाएगी, पहले एयर है, हवा से जाएगी पानी में, जल में, तो अपना डायरेक्शन बदल लेगी, डायरेक्शन बदल के वो इस तरह से आएगी, ठीक है, वस्तु पे गिरेगी। या इसको हम इस तरह से समझें, तो ऐसे समझो कि अपवर्तन जो है, अपवर्तन, ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, माध्यम में जाती है, ठीक। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, प्रकाश अपने पाथ को छोड़कर किसी और पाथ पर विचलित हो जाती है, किसी और पथ पर विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश की चाल बदल जाती है, चाल बदल जाती है, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का आंसर निकल गया, डायग्राम मैंने इसलिए छोड़ दिया कि अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, पानी से जल, जल से हवा, कहीं भी जा सकती है, ठीक, पानी से हवा, हवा से शीशा, इस तरह से जाएगी वो। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही एक से दूसरे माध्यम में जाएगी वो किसी और पथ पर चलने लगती है, किसी और पथ पर क्यों चलती है, अपने ओरिजिनल पथ को छोड़ के, क्योंकि प्रकाश की चाल बदल जाती है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं। तो चाल के बदलने से रास्ता बदलेगा, रास्ता जब बदलेगा तो जहां वस्तु रखी हुई रहेगी वहां नहीं दिखेगी, वहां से कहीं और दिखेगी। तो एक वस्तु जहां रियल में है वहां से कहीं और भी दिखती है, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो क्वेश्चन आपके पास ये आ जाएगा, तारे का टिमटिमाना किसके कारण से होता है, तारे का टिमटिमाना, तो इसका भी आंसर टिमटिमाना, इसका भी आंसर यही होगा। क्वेश्चन ये आता है, सूर्योदय या सूर्यास्त, सूर्यास्त से 2 मिनट पूर्व, 2 मिनट पूर्व सूर्य का दिखलाई देना किस कारण से होता है, तो उसका भी यही आंसर होगा, अपवर्तन के कारण से ऐसा होता है। तो अपवर्तन के 3 उदाहरण जरूर आप याद रखेंगे। पानी में रखी कोई वस्तु ओरिजिनल जगह से ऊपर दिखेगी, तारे टिमटिमाते दिखेंगे, सूर्योदय या सूर्यास्त से कुछ मिनट पहले या कुछ मिनट बाद तक, कुछ मिनट मतलब 2 मिनट, सूर्य का दिखलाई देना किस कारण से होगा, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होगा, ठीक है। तो 18 का करेक्ट आंसर आपके पास निकला सी। 18 का जो करेक्ट आंसर है सी, रिफ्लेक्शन की वजह से। आइए क्वेश्चन नंबर 19। विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश चार्ज के अनुक्रमानुपाती होती है। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है, ठीक है। सेकेंड लॉ तो कहता है कि अलग अलग इलेक्ट्रोड है उसमें अगर सेम करंट दिया जाए, है ना, अलग इलेक्ट्रोड है, अलग इलेक्ट्रोड है, इसमें अगर सेम करंट पास किया जाए तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे वो बराबर होगा उसका इक्विवेलेंट वेट। ये सेकेंड लॉ है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है
इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस द अमाउंट ऑफ मैटर रिलीज एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग चार्ज। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट फैराडे के फर्स्ट लॉ का है। फैराडे के फर्स्ट लॉ, सीधा सीधा नियम पूछा है और नियम आपको याद रखना है, इसमें कोई एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रयोग करना नहीं है, सीधा सीधा इसका क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड 19 में पूरा स्टेटमेंट उठा हुआ, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो ये फैराडे के लॉ है जो इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। जब ठीक है, जब इलेक्ट्रोड पे अमाउंट डिपॉजिट होता है तो वो अमाउंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो जितना चार्ज वहां पे फ्लो कर रहा है, जितना आवेश वहां से गुजरेगा उसी के प्रोपोर्शनल होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, रिवर्स प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आया ए। 20 पे आइए, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं, द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल। फिर एक स्टेटमेंट है, देखिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, उसमें आपने पढ़ा होगा एक हाइजेनबर्ग हुआ करता था। हाइजेनबर्ग, उसका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत, और यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल जो बहुत ही छोटे होते हैं उनका पोजीशन और मोमेंटम है ना, डेल एक्स और डेल पी, चेंज इन पोजीशन चेंज इन मोमेंटम, यानी जो मोमेंटम होगा और जो पोजीशन होगा उसको एक साथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। h/4π होता था, h/4π। ठीक है, इस तरह से। तो यहां जो आप देखेंगे कि ये जो किया गया है इलेक्ट्रॉनिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, स्मॉल या सब एटॉमिक भी लिख सकते हैं, सब एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड साइमल्टेनियसली, द स्टेटमेंट हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो गया? 20 का करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर है ए। ठीक, ये एनर्जी प्रिंसिपल है। अब पाहु प्रिंसिपल, ये भी आपने पढ़ा, ये एनर्जी प्रिंसिपल है, सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी फिर हाईएस्ट एनर्जी, है ना। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरता है, इसके बारे में दिया हुआ है। तो 20 का करेक्ट आंसर आपके पास निकल के आया ए। ठीक है, करेक्ट आंसर ए। 21 पे चलिए, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, पर हर हमेशा रिएक्शन जो होगा उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही भाग लेंगे, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हुआ। ठीक, पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते या कोर इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, कोई भी बॉन्ड बने, ठीक है, किसी प्रकार की घटना हो, उसमें हमेशा कोई भी, जैसे सोडियम ही हो गया तो इसका एटॉमिक नंबर 11, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखते हैं तो 2 8 1, इसमें 8 और 2 जो 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका कोई लेना देना नहीं होता है कि सोडियम किसके साथ रिएक्शन करेगा नहीं करेगा। ये रिएक्शन किसी भी साथ करेगा तो केवल एक इलेक्ट्रॉन की सारी कहानी होगी, और ये इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, बाहरी कक्षा में है, इसको हम बाहरी कक्षा कहेंगे, बाहरी कक्षा में है, यही भाग लेगा। इसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाए, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसी को कहेंगे, और यही हमेशा केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। ठीक है, में भी भागता है, हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की पूरी कहानी होती है। करेक्ट आंसर 21 का निकला बी, बी जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? बैक्टीरिया की बात पूछ रहा है, सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, ये पॉइंट गलत है। सभी तो हो ही नहीं सकते, कुछ होते हैं। सभी जीवाणु विदपोषी होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि कुछ स्वपोषी होते हैं। दोनों को जोड़ देंगे तब सही हो सकता था, अगर कुछ कुछ हो जाए। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी हैं, हेट्रोट्रॉप्स एक्चुअली में होगा ये,
हेट्रोट्रॉप्स, जो दूसरे के ऊपर जीवित रहते हैं, किंतु कुछ उसमें जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। सबसे करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, अधिकांश जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे परजीवी के ऊपर जीवित रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉप्स भी हैं और जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि डिकम्पोजर पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। जनरली तो बैक्टीरिया को डिकम्पोजर ही कहा जाता है। वे दो होते हैं, एक तो बैक्टीरिया और दूसरा फंगी। ठीक है, दूसरा फंगी, बैक्टीरिया और फंगी, ये दोनों डिकम्पोजर के रूप में होते हैं। विघटनकर्ता, ठीक है, विघटनकर्ता का मतलब ये अपना भोजन ही पूरा करते हैं एक तरह से। डेड बॉडी पर, एनिमल, किसी जानवर के मरे हुए शरीर पर ये आ जाते हैं, जन्म होता है इनका, और उसके बाद ये उसको धीरे धीरे करके साफ कर देते हैं। ठीक, इसमें से हुआ कि अधिकांश तो हेट्रोट्रॉपिक हैं, यानी डिकम्पोजर की कैटेगरी में है। कुछ ऐसे हैं जो स्वपोषी होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे निकला 22 का सी। 22 का सी। एक छात्रा पौधे में कोशिका विभाजन की वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही थी। उसने इसके लिए अपने पर्यवेक्षक से विशिष्ट प्लांट हार्मोन्स का सुझाव देने को कहा। यदि आप उसके पर्यवेक्षक होते तो आप कौन से प्लांट हार्मोन का सुझाव देते? तो कोशिका विभाजन की वृद्धि, साइटोकाइनिन। देख, करेक्ट आंसर देखिए, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं। प्लांट हार्मोन्स, यहां हालांकि ऑप्शन है तो यहीं पे चेक कर ले, लिखे हैं क्या। प्लांट हार्मोन्स में एक तो एब्सिसिक एसिड आता है। ये क्या करता है? ये करता है पके हुए फल, पत्ती को पेड़ से गिराने का काम करता है। गिराने का कार्य होता है किसका? एब्सिसिक एसिड का। जिब्रेलिन्स का काम क्या हो गया? ये भी एक हार्मोन है। इसका काम होता है फूल तथा पत्ती का विकास करना। ये काम होता है किसका? जिब्रेलिन का। साइटोकाइनिन पर जब हम लोग आते हैं तो साइटोकाइनिन का काम होता है, साइटोकाइनिन जो है ये सेल डिवीजन का काम करता है। और जब सेल डिवीजन होगा, यानी पौधे की कोशिका विभाजित होगी, तो पौधे की मोटाई भी होगी। ठीक है, पौधा मोटा भी होगा, सख्त भी होगा, उसमें साइटोकाइनिन का रोल होता है। ठीक है, अब इसके साथ ये तीन तो हो गए, चौथा एक और होता है पौधे में एकमात्र गैसीय हार्मोन, ये कौन है? इथिलीन है। और ये फलों को पकने में मदद करता है, फलों को पकने में सहायता करता है। तो इतने प्रकार के प्लांट हार्मोन्स होते हैं। 23 का करेक्ट आंसर बनेगा साइटोकाइनिन, क्योंकि वहां सेल डिवीजन की बात पूछी जा रही है ना, तो कोशिका विभाजन की बात की थी, तो कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है साइटोकाइनिन। 23 का करेक्ट आंसर हो गया आपके पास सी जो है 23 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120 80 mmHg होता है। ये संख्याएं रक्तदाब को दर्शा। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज दिस, इज नंबर शो ब्लड प्रेशर। ये क्वेश्चन थोड़ा शो ब्लड प्रेशर पढ़ लेते हैं इस ऑप्शन को। ये कह रहा है, अच्छा ठीक है, ऑन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन रिस्पेक्टिवली शब्द जब आया, देखिए यहां कह रहा है 120 और 80। तो जब हमारा वेंट्रिकुलर जो होता है, निलय जिसको हम कहते हैं, जब वो संकुचित होता है तो प्रेशर बढ़ता है, बढ़ के मैक्सिमम कहां जाएगा? 120। और जब फिर वो फैलेगा तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा है। और प्रेशर जब घटेगा तो घटते घटते मिनिमम आएगा 80। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब यही हुआ, 120 और 80 का वहां दिया हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर यही निकल के आएगा यहाँ पे। ठीक है, कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पहले होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने पर
जो ब्लड प्रेशर है सबसे अधिक हो जाएगा, और रिलैक्सेशन जब होगा वेंट्रिकुलर का, विलय का विश्रांति जिसको कहते हैं, तो वो 80 हो जाएगा। यही एक्चुअली में रक्तदाब का मतलब यहाँ पे समझाया जा रहा था। ठीक, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, इसके आधार पे 120 और 80 mmHg जो है ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी का होता है। तो अब इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए निकला। ठीक है, ए जो है यहाँ पर, तो अब इसका करेक्ट आंसर यही है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर आगे की चलते हैं। केंद्रीय बजट 24-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है? टोटल ऐलान किया गया है 59,000 करोड़ का। 33 का करेक्ट आंसर है सी। 33 का करेक्ट आंसर है सी। सी। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर। मोदी कैबिनेट 3 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री बनाए गए? टोटल याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 4 केंद्रीय मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। ठीक है, 4 केंद्रीय मंत्री, 4 राज्य मंत्री। ठीक, राज सिंह हो गए, ललन सिंह हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, और उसके साथ रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, तो केंद्रीय मंत्री हैं चारों के चारों। ठीक है, तो इनका डिपार्टमेंट भी आपको याद रखना है। 4 केंद्रीय और 4 राज्य मंत्री भी बनाए गए हैं। ठीक, सहयोग के लिए, पर बिहार की अधिक भूमिका थी इसमें। तो 34 का करेक्ट आंसर निकल के आ गया बी हमारे पास। मोदी कैबिनेट 3 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कुल मंत्री की संख्या 8 है, 4 केंद्रीय और 4 राज्य मंत्री। ठीक है, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 35-34। डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रायम सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रुद्रायम सेकेंड ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, ध्यान रखना है इस बात को। एयर टू सरफेस है, हवा से मार करती है जमीन पर। ठीक है, यह मिसाइल किस प्रकार से है? ये रहा बी, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है रुद्रायम सेकेंड। ठीक है, एयर टू सरफेस, एयर टू सरफेस। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस बात को। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को। करेक्ट आंसर है आयुष्मान खुराना। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयुष्मान खुराना को अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, 36 का करेक्ट आंसर आपके पास से आया। 37, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? रतन टाटा को। रतन टाटा को दिया गया है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड, रतन टाटा को दिया गया है। करेक्ट आंसर 37 का ए। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया? ये नाम ही याद रखना है, नाम से पता चल जाएगा। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते नाम था। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है 38 का। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने, ठीक है, 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है। करेक्ट आंसर 38 का आपके पास सी आया। 38 का सी। पहले सर्वेक्षण पोत संधायक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। सर्वेक्षण पोत एक्चुअली में समुद्री सर्वेक्षण की बात हो रही है। इसका निर्माण किसने किया है? निर्माण इसका किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने। सी करेक्ट आंसर है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा ये सर्वेक्षण पोत जो है, संधायक नाम है इसका, नाम भी याद रखना है। इसको भारतीय नौसेना को दिया गया है। इस समुद्री सर्वेक्षण पोत है जो काफी विशाल है। ठीक है, भारत में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? ये एक क्रूज है, ध्यान रखना है, नाम है कोस्टा सेरेना। घरेलू डिमांड को पूरी करेगी। इसके लिए इसका उद्घाटन किया सर्बानंद सोनोवाल ने। सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ए 40 का करेक्ट आंसर आपके पास है ए, सर्बानंद सोनोवाल। तो इस तरह से आज की क्लास यहीं तक खत्म हुई। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। अभी एक्चुअली में थोड़ी तबीयत जो है वो ठीक हो नहीं पा रही है, क्योंकि हम लोग परफॉर्मेंस में चाहते हुए भी थोड़ा शरीर का साथ नहीं दे रहा है। बच्चों की भीड़ बहुत कम भी दिख रही है, देखा जाएगा आगे। कल के क्लास में मिलते हैं।
सही तक के लिए थैंक यू वेरी मच।